बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है और जिसका नाम नंबर सिस्टम्स है। और नंबर सिस्टम्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लिए, ठीक है, और रियल प्लेन देख लिए। लेकिन अब अभी हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी कि उसको किस तरह से रियल लाइन पे या किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या थे। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास सपोज एक एक्स होती है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें एक्स के लिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बन जाता है। और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। तो जब स्क्वायर रूट, मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि रियल लाइन से अलहदा होके यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका नाम हमने रख दिया था आई। ठीक है, आई इसका नाम रखा था, आयोटा इसे कहा जाता है। और एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हम यहाँ से कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए किसी प्लेन पे, ठीक है, यानी कि ग्राफिकली हमने देखना हो तो कि इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। तो एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आर्गेंड था। ठीक है, आर्गेंड ने एक डायग्राम बताई या एक मेथड बताया कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इतनी कोई यानी कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम सिंपल सी डायग्राम है। अभी मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा। सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है देखें, उससे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को समझने से पहले हम ये देखें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम ये पहले देख चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पर a जो है ये रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, और यहाँ पर जो आयोटा के साथ जो भी पार्ट है, ठीक है, वो कहलाता है इमेजिनरी। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए हमें एक रियल एक्सिस चाहिए होगा और एक इमेजिनरी एक्सिस चाहिए होगा। मतलब कि रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रियल एक्सिस चाहिए होगा और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इमेजिनरी एक्सिस चाहिए होगा। तो ये मिलकर एक हमारे पास जो है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बना देंगे, या फिर उसको कहा जाता है आर्गेंड डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो है रियल लाइन है। ठीक है, ये रियल लाइन है। उसके अलावा जो वर्टिकल लाइन है उसको मैं कह देता हूँ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो जो भी यानी कि अब इसमें कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम एक यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 3+5 आयोटा या 3+5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जी प्लेन, अब इसको या आर्गेन डायग्राम के या जी प्लेन कह दें, जो भी कह दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि रियल पार्ट आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, रियल पार्ट जो है वो 3 है। ठीक है, तो उसको रियल लाइन पे हम डिनोट करेंगे। उससे पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ कि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4। इसी तरह से ये 5, और पॉजिटिव इमेजिनरी लाइन पे आते हैं 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 एंड -4 एंड -5। और अब हम नेगेटिव इमेजिनरी लाइन पे आते हैं, तो ये हम इसे कह देंगे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और ये -5 है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमने यानी कि इन लाइंस को डिवाइड कर दिया एक यानी कि एक यूनिट डिस्टेंसेस में। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे कि 3 जो है वो रियल पार्ट है। ठीक है,
तो रियल पार्ट को रियल लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट बनता है, ये 3 पार्ट जो है रियल पार्ट यहाँ पर बनता है। उसके अलावा आप देखें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5 है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5 है। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर बनता है। तो अब हम ये एक पॉइंट होना तो एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये होता एक ही पॉइंट है। अब ये किस तरह से हम इसको एक पॉइंट बनाएंगे कि हम हर इसके यानी कि इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से मैं निकलूँगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से। और इसी तरह से मैं जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया हुआ है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर मैं इस पॉइंट से निकलूँगा। तो जो भी लाइन, ये दोनों लाइंस जहाँ पर कट करेंगी आपस में, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये आपस में कट कर रही हैं, ये पॉइंट बनता है 3 + 5 आयोटा, या फिर आप इसको कह सकते हैं 3,5 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर आप यानी कि प्रेजेंट करना चाहें तो 3,5 बनता है। तो यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे इमेजिनरी पॉइंट की, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ की या डायग्राम की सूरत में। तो इसको कहा जाता है आर्गेन डायग्राम। अच्छा, आर्गेन डायग्राम तो हमने देख लिया। आर्गेन डायग्राम के अलावा आप देखें तो मैं अगर कहूँ ये जो डिस्टेंस बन रहा है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक, ये ओरिजिन है हमारे पास, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है, इसको क्या कहा जाएगा फिर? इसको कहा जाएगा ये मॉडुलस, ठीक है, इसको कहा जाता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हमने देख लिया आर्गेन डायग्राम क्या होती है या जी प्लेन क्या होती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब हम मॉडुलस की तरफ आते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मॉडुलस किस तरह क्या चीज़ है, मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ ये जी पॉइंट था, ठीक है, ये जी पॉइंट था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जी मॉडुलस बनेगा, ठीक है। अब ये किस तरह से हम फाइंड करेंगे, यानी कि इस मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी वो अब हम देखते हैं। देखें, ये एक आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि मैं कहता हूँ ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रियल लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या है, रियल लाइन पे डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वो आपको 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 इसका यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस है। या आप इसे कह लें कि बेस जो है वो 3 है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 5 है। अगर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 3 है। तो हमने ये जी का मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल में ये पार्ट या ये जो साइड है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह, जब हमारे पास बेस मौजूद है और हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, आपको ये याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में यूज़ किया होगा जो पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम अगर आपको याद हो तो आप इस पे जो है बहुत आसानी से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें 5 हम डालें परपेंडिकुलर की वैल्यू, यानी कि ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और बेस की वैल्यू हमें पता है कि 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलें इसको हम मज़ीद फाइंड कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट।
अगर मैं हाइपोटेन्यूज को लिखूं कि हाइपोटेन्यूज एक्चुअल में इस डायग्राम में किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल आपको नजर आ रहा है, जी मॉडुलस के इक्वल नहीं नजर आ रहा, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नजर आ रहा है। तो जी मॉड इज इक्वल टू किसके हो गया, 3। इस केस में क्या है हमारे पास 3 जो है वो रियल पार्ट है, यानी कि आप अगर अपना ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिखा था z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, इसमें 3 क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर। उसके अलावा 5 आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, ये 5 है, 5 इमेजिनरी पार्ट यहां पर लिखा भी हुआ है हमारे हमने। ठीक है, तो 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर उसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट है। मतलब कि मैंने इस यानी कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई थी या इक्वेशन आई थी, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से आई थी, उसको मैंने वर्ड्स में लिख लिया कि ये किसकी इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर आपने जी मॉडल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, उसका रिजल्ट जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो हमारे पास उसके जी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाता है। और ग्राफिकली भी हमने देखा कि ग्राफिकली जी मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से लेकर उस कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो जी मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, चलें अब हम इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनती है जी मॉडुलस की। जी मॉडुलस इज इक्वल टू 9 + 5 का स्क्वायर इज 25 और इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो 9 + 25 जो है वो हमारे पास 34 बन जाएगा, 34 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी मॉडुलस। अच्छा, अब ये हमारे पास जी मॉडुलस की वैल्यू भी आ चुकी है, मतलब कि ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 34। अच्छा, अब क्या है कि हमने मॉडुलस देख लिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। ठीक है, इन अ प्लेन, जी प्लेन आप इसके कह देंगे, जी प्लेन भी इसे कहा जाता है, और इसके अलावा आर्गेन डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। अब हम इनके कुछ थ्योरम्स पे आते हैं। थ्योरम मैं एक लिखता हूं कि जी का मॉड ले लिया जाए या -g का मॉड ले लिया जाए, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लिया जाए, या फिर z कॉन्जुगेट का मॉड ले लिया जाए, या फिर -(z कॉन्जुगेट का मॉड ले लिया जाए। इन चारों की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद हो, आप उसका मॉड लें, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप नेगेटिव पहले फाइंड करें और फिर उससे मॉड लें, या फिर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और फिर मॉड लें। ठीक है, या फिर आप उस कॉन्जुगेट पहले कॉन्जुगेट फाइंड करें फिर उसका नेगेटिव लें, ठीक है, और फिर मॉड लें। तो इन चारों की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास इक्वल आएंगी। पहले हम इसकी ग्राफिकली भी देखेंगे और इसके अलावा हम इसको जो है थ्योरेटिकली भी देखेंगे। अभी हमने सपोज यही कर लेते हैं कि ये हमारे पास z जो है वो किसकी इक्वल है, 3 + 5 आयोटा के इक्वल है। अगर मैं इससे z मॉड फाइंड या z कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहूँ, z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आ जाएगा, z कॉन्जुगेट जो है मेरा इक्वल आ जाएगा 3 - 5 आयोटा। मैं कॉन्जुगेट की डेप्थ में दोबारा से नहीं जाऊँगा क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कॉन्जुगेट होता है कि आप जो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसको उसके साइन को आप चेंज कर दें, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 3 - 5 आयोटा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलें हम इसको जो है ड्रॉ करते हैं। वो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि 3 जो है वो रियल पार्ट है। ठीक है, 3 यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। उसके बाद -5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। -5 इमेजिनरी लाइन के ऊपर -5 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो रियल पार्ट था इसका, ठीक है, 3 था, तो 3 पॉइंट से आप जो है इस तरह से वर्टिकली नीचे आएंगे
तो आपके पास जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट बनेगा, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट है z कॉन्जुगेट, या आप इसे कह लें 3 - 5 आयोटा की रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको मैं ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस बनता है इसका। ठीक है, तो z मॉड का, z कॉन्जुगेट का ये मॉडुलस बनता है। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है। देखें आप कि इसकी बेस की वैल्यू क्या है, -5 है। ठीक है, और या परपेंडिकुलर आप इसे कह लें। ठीक है, तो उसके अलावा ये बेस अगर आप इसे कहते हैं तो ये क्या वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनेगी आपके पास 1 2 3 3 के इक्वल है ना, तो ये +3 है। तो यानी कि बेस इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू -5। अब इसको हम यानी कि उसी फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहीं पे पुट करता हूँ, चलें साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, बेस इज इक्वल टू हमने देखा क्या है, 3 है, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, -5 है, और हमने z मॉड फाइंड करना है जो कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो z कॉन्जुगेट है और उसका मॉड जो है वो किसके इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज बनता है ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल बन रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बनेगा z मॉड, या z कॉन्जुगेट है ना, तो z कॉन्जुगेट हम कहेंगे, z कॉन्जुगेट का मॉड जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, z कॉन्जुगेट के मॉड की वैल्यू आएगी 34 का स्क्वायर रूट। ठीक है, जो कि पहली वैल्यू के इक्वल है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पहले क्या वैल्यू आई थी, 34 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इक्वल आई है, मतलब कि ये दोनों z का मॉड लें या फिर z कॉन्जुगेट का मॉड लें, दोनों की वैल्यूज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉड। अब आप क्या करें कि इसका नेगेटिव ले लें, यानी कि z का नेगेटिव ले लें, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, -3 -5 आयोटा। इसको भी ग्राफिकली आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो आप ये बाकी खुद से करेंगे। ठीक है, तो ये चारों की चारों वैल्यूज़ जो हैं आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये चारों की चारों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम आपने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, ग्राफिकली भी कर लिया और थ्योरेटिकल भी हमने देख लिया। अब हम सेकंड थ्योरम के ऊपर आते हैं। सेकंड थ्योरम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यानी कि थ्योरम है, उसमें क्या है कि अगर दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास हैं, सपोज मैं कहता हूँ z1 एक पहला नंबर है, ठीक है, और z2 जो है ये दूसरा नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों का अगर आप सम फाइंड करें z1 प्लस z2 और फिर उसका मॉड फाइंड कर लें, ठीक है, तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, ये इन दोनों की का सम और उसका मॉड, अगर ये मॉड मैं कह रहा हूँ इसको कॉन्जुगेट अगर फाइंड करें तो ये इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, इसी तरह से एक और थ्योरम मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं z1 और z2, ठीक है, z1 और z2 ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। अगर आप इनको पहले डिवाइड करें यानी कि z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है, और फिर उसका जो है कॉन्जुगेट लें, इस तरह से आप कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आएगा किसके, अगर आप z1 के कॉन्जुगेट फाइंड करें और z2 का भी कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है, और उनको फिर बाद में आपस में डिवाइड, यानी कि पहले आप कॉन्जुगेट ले लें या डिवाइड करने के बाद अलग-अलग कॉन्जुगेट लें। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लें या फिर कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें, दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। तो ये कुछ थ्योरम्स थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन का मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें आप पहले डिवाइड करें, ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लें, और राइट साइड पे आएंगे तो पहले जो है कॉन्जुगेट्स z1 का फाइंड करें, फिर z2 का, और फिर उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको डिवाइड करें, दोनों के रिजल्ट्स जो हैं आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे। तो ये कुछ थ्योरम्स हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, जी प्लेन हमने डिस्कस किया या आर्गेंट डायग्राम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंप्लीट किया। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 1.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।